देखिए अब क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स किस में नहीं मिलेंगे? जो भी प्रोकैरियोट्स होंगे। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का मेंबर यूकैरियोट है, इसके अंदर मौजूद है। सैक्रोमाइसिस फंजाई, क्लेमाइडोमोनास एल्गी। तो आंसर इसका स्ट्रेप्टोकोकस, ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है और इस वजह से इसके अंदर ये नहीं हो गए। तब करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ एन ऑड पेयर स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, wing of an insect and bat, stipules of Lathyrus and petiole of acacia, forelimbs of frog and human। देखिए ऑड या मिसमैच पेयर की अपन बात कर रहे हैं। तब यहाँ पर फोरलिम्स ऑफ फ्रॉग और ह्यूमन, ये ऑड कंडीशन है। दोनों के एक तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। फोरलिम्स में फर्स्ट फिंगर एब्सेंट होती है ना, फ्रॉग के अंदर। तो हनी बी का और स्कॉर्पियन के स्टिंग, ये दोनों पॉइजनस है, दोनों स्टिंग होते हैं। इंसेक्ट और बैट के विंग्स उड़ने का काम करते हैं। स्टिप्यूल्स ऑफ लथाइरस एंड पिटियोल ऑफ अकेशिया, ये फिर से एक स्ट्रक्चरली डिफरेंट है लेकिन दोनों के फंक्शन सेम है। तब फोरलिम्स ऑफ फ्रॉग एंड ह्यूमन, यहाँ पर फंक्शनल वेरिएशन आ गया। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट बोन के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सेम हो गई। तो ये जो तीनों है ये तो बता रहे हैं एनालोगस ऑर्गन को। ये होमोलोगस हो गई। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए हमें प्लस और माइनस के साइन से पहचानना है कि किस तरह की इंटरैक्शंस मौजूद हैं। प्लस और माइनस के साइन से अपन इसको इजीली पहचान सकते हैं। जैसे प्लस जो है वो बेनिफिट को बता रहा है, माइनस जो है वो डेट्रीमेंटल को यानी नुकसान को बता रहा है, और ज़ीरो जो है वो न्यूट्रल को बता रहा है। तो ABCD 4 ऑप्शन दी गई हैं। दोनों माइनस हैं यानी दोनों का नुकसान ए के लिए लिखा है। बी में एक का प्लस एक का माइनस लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद सी देखें, एक का प्लस एक का न्यूट्रल लिखा है। डी, एक का ज़ीरो है और एक नेगेटिव है। तो इसे तो हम बोलेंगे अमेंसलिज्म। अब किसी एक का बेनिफिट हो रहा है और एक न्यूट्रल है, तब इसको हम कॉमेंसलिज्म बोलेंगे। इसी तरह से दोनों का नुकसान हो रहा है, ये आइडियल एग्जाम्पल है कंपटीशन का, ठीक है। और एक का फ़ायदा एक का नुकसान है, तो प्रीडेशन। पैरासिटिज्म भी इसी तरह का होता है। तब करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, लुई जे ब्राउन, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कंसीडर की गई है। इसके बनने में, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलने में क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो किए गए हैं इसको डेवलप करने में? फर्टिलाइजेशन
आईवी कहलाता है, आईवीएफ कहलाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रैक्टिस। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जाता है। बाकी सब कुछ डेवलपमेंट ये यूट्रस के अंदर ही होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तब ऑप्शन ए इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखें। कौन सा माइक्रोब इनोकुलम के तरह यूज़ होता है कर्ड बनाने में? तो देखिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसका लैब ग्रुप का एक मेंबर, ये इनोकुलम की तरह यूज़ किया जाता है कर्ड बनाने के लिए। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बेस्ट एग्जांपल। एग्रोबैक्टीरियम का यहाँ पर सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूज़ है। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स, इसका अलग, इससे अपन को अलग तरह का कंटेंट मिलता है। स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस, ये भी एक अलग है ना। तब हम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इसका यूज़ करते हैं दूध से दही बनाने में। अब ये मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है। ABCD 4 लेबल दिए गए हैं, बिल्कुल NCERT का ही डायग्राम है। क्लस्टर्स ऑफ सेल्स जो सिक्रीशन ऑफ मिल्क करते हैं, यानी हमें एल्वियोलाई को देखना है। तो एल्वियोलाई सबसे पीछे की तरफ ए, ये करेक्ट ऑप्शन है। ए एल्वियोलाई हैं जो मिल्क सीक्रेटिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं। क्या बनाते हैं? एल्वियोलाई बनाते हैं ये क्लस्टर्स, और इनसे मिल्क रिलीज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज करेक्ट पेयरिंग ऑफ एल्कोहल एंड द सबस्ट्रेट फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड? देखिए, ये हमने ये टेबल बनाई थी, हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि किससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो उस बेसिस पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सी आएगी? बी ऑप्शन करेक्ट है। वोदका हमें पता है पोटैटो से मिलती है, ठीक है। इसी तरह से बियर, ये जौ या बार्ले से प्रोड्यूस की जाती है। तो जिससे जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम वहाँ पर पहचान रहे हैं, ठीक है। तब उसी के हिसाब से ये नाम लिखे गए हैं। रम जो है वो मोलासेस से मिलती है। विस्की, इसको भी बार्ले से बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76, मल्टीलोड 375 acts as a contraceptive because it prevents ovulation, it releases progesterone hormone, it releases copper ions which suppresses the motility and fertilizing capacity of sperm। बिल्कुल सही है। कॉपर रिलीजिंग आईओडीज में ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। मल्टीलोड 375 क्या काम करता है? स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करता है। कैसे? कॉपर आयंस रिलीज़ होते हैं और ये कॉपर आयंस क्या काम करते हैं? ये बाइंडिंग कर लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पर्म टेल के साथ। तब उसकी वजह से फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म का लॉस हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर मल्टीलोड 375 को एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन को रोका जा रहा है। फर्टिलाइजेशन इज अवॉइडेड, ये ध्यान रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। न्यूक्लियस ऑफ ए गैमीट of an animal has 5 picogram DNA. What will be the content of DNA in the somatic cell of the same animal at the end on the G2 phase? सोमैटिक सेल में तो सिर्फ माइटोसिस होता है। माइटोसिस में पहले इंटरफेज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरफेज होने के बाद डिवीजन प्रोसेस चलेगा। तो G1 फेज़ हो चुकी है तो 5 पिकोग्राम DNA इसके अंदर ये पूछा गया है एनिमल सेल के अंदर।
देखिए आप, ये 5 पिकोग्राम डीएनए गैमीट के अंदर है, और गैमीट हमें पता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम लिए हुए है, तो इसके अंदर 5 पिकोग्राम है। अब ये एक डिप्लॉइड सेल में 10 पिकोग्राम होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो गैमीट है इसके अंदर 5 पिकोग्राम डीएनए है। तब डिप्लॉइड सेल में कितना होगा नॉर्मल सेल में? डिप्लॉइड इसके अंदर ये 10 पिकोग्राम आएगा, है ना। 10 पिकोग्राम डीएनए यहाँ पर मिलेगा। अब देखो, इसमें माइटोसिस चल रहा है, नॉर्मल बॉडी सेल की अपन बात कर रहे हैं। तो माइटोसिस से पहले ये गैमीट के अंदर 5 पीजी लिखा है ना, 5 पिकोग्राम लिखा है। अब इंटरफेज में G2 के बाद ये 4C कंटेंट चला जाएगा। मतलब अगर ये जो 5 पिकोग्राम है ये C की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है C की, तो 5 पिकोग्राम C को बता रहा है। तो हमें G2 फेज़ में, G2 फेज़ के अंदर 4C कंडीशन मिलेगी। तो 4 × 5 यानी 20 पिकोग्राम मिलेगा डिवीज़न के ठीक पहले, एम फेज़ के ठीक पहले। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स रिलीज देयर सीक्रेशंस दैट डोंट हैव अ ज़ाइमोजन इन दैम। ज़ाइमोजन कहते हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स को। तो कितनी ऐसी सेल्स हैं जिनके सीक्रेशंस में एंजाइम्स नहीं है? तो देखिए आप, पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, इसमें एंजाइम होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, जैसे सलाइवरी अमाइलेज। पैंक्रियाटिक एसिनाई एंजाइम रिलीज़ करती है क्या? बिल्कुल करती है, इसमें भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लिवर के लोब्यूल्स, इससे कुछ एंजाइम निकलता है क्या? नहीं निकलता। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, इससे एंजाइम रिलीज़ होता है क्या? तो हमें ये देखना है इनएक्टिवेटेड एंजाइम रिलीज़ करने वाली कंडीशन कौन लिए हुए नहीं है। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, इससे भी एंजाइम निकलता है। हेपेटिक लोब्यूल से कोई एंजाइम नहीं निकलता। तो देखिए अब, फंडिक ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक एसिनाई और इंटेस्टिनल, इन 4 में से हमें ज़ाइमोजन रिलीज़ करने वाली, यानी इनएक्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करने वाली स्ट्रक्चर को देखना है। इंटेस्टिनल ग्लैंड से जो भी एंजाइम्स निकलते हैं वो सब एक्टिव होते हैं। तो देखो, ये ऑप्शन इंटेस्टिनल ग्लैंड तो नहीं आएगी। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोलास्टेज होता है। तो एक तो ये सही है ज़ाइमोजन रिलीज़ करने के लिए। फंडिक यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये पेप्सिनोजन को रिलीज़ करती है, तो ये भी सही है। तो ज़ाइमोजन सिर्फ 2 से निकल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने के लिए इसको इस तरह से दे दिया गया है। तो 2 ऑप्शन करेक्ट हुए, फंडिक और पैंक्रियाटिक। बाकी सब में एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है या फिर एंजाइम ही नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। एंटीरियरली कॉन्वेक्स कर्व इज सीन इन विच रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम? एंटीरियरली कॉन्वेक्स कर्व, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको आपको एक बार समझा दूँ। ये हमारी बॉडी की एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड। अब ये वाला सर्वाइकल कर्व है, क्या है ये? सर्वाइकल कर्व एंटीरियर साइड पर कॉन्वेक्स है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के
ये यहाँ तक ये थोरासिक कर्व है, एंटीरियर साइड पर कॉनकेव है। फिर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये लंबर कर्व। एंटीरियर साइड पर कॉन्वेक्स। फिर ये वाला पार्ट जो पीछे तक चला गया है, ये कहलाता है सेक्रल कर्व, एंटीरियर साइड पर कॉनकेव। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से आंसर क्या आएगा। सर्वाइकल दिया है क्या? सर्वाइकल नहीं है, नहीं तो आंसर हो सकता था वो। तब लंबर एंटीरियर साइड पर, देखो मैंने ये एंटीरियर और पोस्टीरियर बनाए हैं, यहाँ पर ये एंटीरियर और पोस्टीरियर लिखे हैं। तो लंबर कर्व एंटीरियर साइड पर कॉन्वेक्स होता है। तो देखिए ये 52 एनटीए टेस्ट तक के सारे मैंने अभी आपको बताए हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, 51 और 52 इन दो के एनटीए अभ्यास, इसको अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप अपने ग्रुप में इसको डाल दीजिए।